रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में हमें यहां से क्वेश्चन आएगा। तो मैं गगन कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में हमने जो आपके साथ डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि हमारे पास दो तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं। एक होता है रेजिडेंट इन इंडिया और एक होता है नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सरकार ये कहती है कि टैक्स सिटीजन के ऊपर नहीं लगेगा, इनकम टैक्स रेजिडेंट के ऊपर लगेगा। कैसे लगेगा? अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट पाया गया तो वो अपनी इंडिया में इनकम पर भी टैक्स देगा और फॉरेन की इनकम पर भी इंडिया में टैक्स देगा। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो वो केवल इंडियन इनकम पर टैक्स देगा, फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देगा। यानी कौन सी इनकम पर टैक्स देना है या नहीं देना है ये सिटीजनशिप से डिसाइड नहीं होता, रेजिडेंशियल स्टेटस से डिसाइड होता है। सर दो तरह की इनकम है, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, तो दो तरीके का स्टेटस होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। पर इंडिविजुअल के केस में हमारे पास तीन स्टेटस होते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो जाए इंडिविजुअल के केस में और एचयूएफ के केस में, अगर वो रेजिडेंट हो जाए तो फिर सरकार इसे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में ब्रेकअप करवाती है। सर हैरानी की बात है भाई, दो तरह की इनकम है, फिर रेजिडेंट को दो पार्ट में ब्रेक कराना, क्या लॉजिक है? तो आप समझ जाओगे, आने वाले सेक्शन में समझाएंगे। तो इंडिविजुअल के केस में खाली रेजिडेंट स्टेटस नहीं होता, रेजिडेंट के साथ साथ देखना पड़ता है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। और एक स्टेटस होता है नॉन रेजिडेंट। इस बार से गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन बना दिया, डीम्ड टू बी रेजिडेंट, मतलब जिन्हें हम रेजिडेंट मान लेंगे। इस बार से मेरा मतलब है कि लेटेस्टली 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है, तो अब इस पर भी क्वेश्चन आना बनता है। अभी तक आया नहीं है तो अब आ जाएगा। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था। तो हम बात कर रहे हैं अपने मेन सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल, बाद में एचयूएफ की बात करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि गगन यहां पर कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं है, इसकी एक शर्त होती है कि जिस प्रीवियस ईयर की इनकम की बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में क्या वो व्यक्ति 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में प्रेजेंट था। अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है कि भाई वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में था तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहली वाली कंडीशन को संतुष्ट नहीं करता तो फिर हम एक दूसरी कंडीशन देखेंगे, क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे ज्यादा था, और इसके साथ साथ देखेंगे कि क्या वो 365 डेज और मोर इससे पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में था। ये दोनों मिला के एक कंडीशन होती है। तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, या तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे या दूसरी कर दे। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दे तो रेजिडेंट बन जाएगा। सर वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो फिर दूसरी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हमने देख लिया तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। सर वो पहली सेटिस्फाई कर दे और दूसरी भी सेटिस्फाई कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर वो पहली सेटिस्फाई ना करे और दूसरी सेटिस्फाई कर दे, इन तीनों ही सिचुएशन में लॉ कहती है गगन हमने कहा था कोई एक कंडीशन पूरी कर दे तो रेजिडेंट है। तो सर फिर ये बताओ कब उसे मैं नॉन रेजिडेंट कहूंगा? जब वो हमारी दोनों शर्तें 182 डेज वाली भी और 60 + 365 ये दोनों कंडीशन अगर वो फेल कर रहा है, पास नहीं कर रहा, तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो बस डेड एंड है, कुछ नहीं करना, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो व्यक्ति रेजिडेंट निकल आया तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यहां पर सरकार कहती है कि अब हम दो और कंडीशन बताएंगे, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो ऑर्डिनरी बन जाएगा, बाकी सभी केसेस में वो नॉट ऑर्डिनरी बनेगा। यानी जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे पर दूसरी ना कर पाए,
या वो दोनों कंडीशन ही संतुष्ट ना कर पाए, इन दोनों केसेस में वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ये दो कंडीशन होती थी कि वो पिछले 10 में से 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए और 7 सालों में वो 730 दिन तक भारत में होना चाहिए। और ये 10 साल और 7 साल कौन से होते हैं? जो भी हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पीछे के 10 सालों में देखा जाता है। 7 सालों में 730 दिन बहुत सिंपल कंडीशन होती है। 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट कैसे देखेंगे? यही ए और बी कंडीशन से देखेंगे। ये हमने आपको बात बता दी थी। अब सर इसमें कुछ गणित लगाना पड़ेगा, कुछ दिन गिनने पड़ेंगे, उसके बड़े सिंपल से नियम होते हैं। सरकार कहती है गगन कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट उठा लो, जिस दिन भारत में आया वो वाला दिन भी उसका काउंट करो, जिस दिन वो भारत से गया वो वाला दिन भी काउंट करो। अब एक व्यक्ति कहता है बताओ मैं तो पूरा दिन भारत में आया नहीं, जब आया था तो आधे दिन ही आया था और जब गया था तब भी आधे दिन गया था। तो सरकार कहती है फिर घंटे नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन में घंटे दिए हुए हों तो 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे मान लेना। अगर क्वेश्चन में आवर्स ना दिए हों तो डे ऑफ एंट्री और डे ऑफ एग्जिट दोनों को आप इंडिया में स्टे मान लेना। आप जब क्वेश्चन करोगे ये सारी बातें छोटी छोटी बेसिक सी बातें क्लियर हो जाएंगी, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, एक बार पढ़ोगे दूसरी बार इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ये मैंने लॉ बताया, 2 कंडीशन पहले रेजिडेंट वाली और 2 कंडीशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली, ये हर बार आपको रिवाइज करनी है, रट लेनी है, दिमाग में पूरी तरह से घुसानी है। और इसके लिए मैंने आपको नोट्स में दे दिया कि भाई पहले दोनों में से कोई एक कंडीशन उसको संतुष्ट करनी है और फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसको ये दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ओके, क्वेश्चन आएंगे, हम और आगे भी देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है, ये सेकंड कंडीशन 3 केस में हटा ली जाएगी। ये जो सेकंड कंडीशन है 3 केसेस में एक्सेप्शन है जहां पर ये हटा ली जाएगी। पहला, आप इंडियन सिटीजन है गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप है, आपके लिए भी ये कंडीशन हटा दी जाएगी। और तीसरा, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इन दोनों केस में अगर आप फॉरेन में सेटल हो गए हैं, इंडिया में विजिट के लिए आते हैं, तो आपके ऊपर यह कंडीशन नहीं लगेगी। यहां तक का लॉ आज से 3-4 साल पहले तक चला करता था, उसके बाद सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करनी शुरू कर दी। पहले तो हमने आपको यह बता दिया जो पीरियड ऑफ 60 डेज है सेकंड कंडीशन में, उसे अगर हम 182 डेज कर दें तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ये निकल के आता कि भाई सेकंड कंडीशन तो बेकार हो गई। इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप है, या हमने इंडियन शिप लिख दिया, ये मैं करेक्ट कर दूंगा, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप कहना चाहिए इसको। और तीसरा केस है कि आप इंडिया के सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि भारत में सेटल है और वो इंडिया में विजिट पर आते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग होते हैं जो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक था 1947 से पहले भारत में पैदा हुए हो। सर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से क्या मतलब है? तो मैटरनल पैटर्नल साइड पर जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब गवर्नमेंट ने बोला कि एक नया पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन में 60 डेज की जगह 120 डेज लगाए जाएंगे। तो अब ये रेलिवेंट हो गया क्योंकि 182 डेज नहीं 120 डेज सब्स्टिट्यूट करना है। कब? अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर रहते हैं, भारत में विजिट के लिए आते हैं, जिनकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज यानी फॉरेन सोर्सेज की इनकम को छोड़ के कौन सी बच गई? भारत की तो बच गई, वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम उन्हें रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। यानी कि यहां पर जो थर्ड एक्सेप्शन थी जिसमें इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विदेश में सेटल हो गए थे, भारत में अगर विजिट के लिए आते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा था हम आपको 182 डेज का टाइम देंगे। यहां पर गवर्नमेंट ने एक बदलाव कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपकी टोटल इनकम कौन सी वाली? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज,
अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर ये आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपके ऊपर सेकंड कंडीशन में हम 120 डेज प्लस 365 डेज लगाएंगे। अच्छा, तो सर मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो विदेश में सेटल हो गए हैं, अगर वो भारत में विजिट के लिए आते हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या उनकी फॉरेन इनकम से अलग जो इनकम है वो दी हुई है या नहीं दी हुई। अगर इनकम नहीं दी हुई तो सरकार कह रही है बी कंडीशन हटा लो, अगर इनकम दी हुई है तो इनकम का टोटल करो, अगर वो 15 लाख से एक्सीड कर जाए तो उनके लिए 120 डेज अप्लाई करा दो। ठीक है, एक तो नई बात आज मैंने आपको यह बताई। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब ये ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं जिन्होंने भारत में एफडीए करा रखी हैं या कोई इनकम के सोर्स बना रखे हैं, उनके लिए सरकार कह रही है। और ऐसे में सरकार कह रही है कि उन लोगों को हम क्या कहेंगे, सीधा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना देंगे। उनको हम सीधा बना देंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। काश यहीं पर बात खत्म हो जाती, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, अब हम एक नया सेक्शन और है 2021 से सेक्शन आया हुआ है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, जो अभी तक पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूं, या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, और आप भारत को विजिट करने के लिए आएंगे क्योंकि आप यहां पर अनडिवाइडेड इंडिया में आप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए थे। इस केस में लॉ ये कहता है कि गगन, अगर तो आपको उनकी जो इंडियन इनकम है या इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, अगर ये आपको नहीं दी तो इनके ऊपर बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे पढ़ो, इनके बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ओरिजिनल लॉ में तो लिखा है कि इनके डेज हो जाएंगे 182 डेज, तो जब 182 डेज हो जाएंगे तो भाई ए कंडीशन ही हो गई ना, तो इसलिए हम कहते हैं इस पे बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज जो इनकम है अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो इनके ऊपर बी कंडीशन 120 डेज प्लस 365 डेज इस तरीके से अप्लाई होगी। और अगर ये वाली शर्त को पूरी कर देंगे तो इनको आगे चेक मत करना, इनको आप एनओआर मान के खत्म कर देना, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान के खत्म कर देना। यहां तक का लॉ तो मुझे समझ में आ गया। अगर आपने ये दोनों बातें जो मेरी पढ़ी हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में यही फर्क है कि वहां पर इनकम होने से वो 120 डेज कर देता है और इनकम ना हो तो 182 डेज कर देता है। अब सरकार ने कहा अब हम गगन एक और बात करने जा रहे हैं, वो बच्चों को साथ में पैरेलली समझाओ ताकि उनमें कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप कौन हैं, इंडियन सिटीजन हैं, पढ़िए, ये कंडीशन किस पे लग रही है, इंडियन सिटीजन पे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, लॉ में ओरिजिनल भाषा में लिखा है कि अभी तक 6(1) में जो भी आपने पढ़ा था उन सब बातों को भूल जाओ, 182 दिन को भूल जाओ, 60 दिन को भूल जाओ, 120 दिन में जो लिखा था उसको भी भूल जाओ। सरकार कह रही गगन अब क्या पढ़ना है, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ओके, जिसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, हाँ हैं, और आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सर यहां पर भी इंडियन सिटीजन था, इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा थी, तो भाई साहब आप दिनों की बात कर रहे थे। यहां पर सरकार कहती है गगन अब मेरी बात को आप लॉजिकली सुनोगे तो शायद आप बच्चों को समझा पाओ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रहे गगन दुबई में टैक्स नहीं लगता। हाँ सर हमने सुना है दुबई में टैक्स नहीं लगता।
तो ऐसे व्यक्ति जो भारत में पैदा हुए, भारत की सिटीजनशिप ली, उनके मन में ये बातें आने लग गई हैं कि यार इंडिया में रहेंगे तो हमारी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। एक काम करते हैं, दुबई चलते हैं, दुबई में रहेंगे। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे शेयर हैं तो आपको डिविडेंड की इनकम आ सकती है। आपने कहा यार डिविडेंड की इनकम तो दुबई में बैठे हुए भी आ जाएगी। तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, तो भारत सरकार ने देखा ऐसे कई लोग हैं जो कि भारत छोड़ के दुबई में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग चले गए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं दुबई में रहेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। सिटीजन कहां के? इंडिया के। कहां चले गए? दुबई में चले गए। उन्होंने कहा कि भाई हम 120 दिन भी भारत में नहीं आएंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब कोई घूमने के लिए आएगा तो उसको रेजिडेंट तो नहीं बना दोगे ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुबई में चलते हैं, दुबई में कमाएंगे और इनकम हो रही है भारत से। तो सरकार ने बोला कि भाई ऐसे केस में ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। वो कह रहे लेकिन हम तो दुबई में चले गए। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं, जिनकी विदेशों की इनकम छोड़ करके जो इनकम इंडिया से आ रही है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि आप एक भी दिन इंडिया में आए या नहीं आए। हम क्या कहेंगे? हम ये देखेंगे क्या आप उस कंट्री में आपको टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। तो अगर आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रशिया चले जाओ, तो उन कंट्रियों में तो टैक्स लग रहा है, दुबई में नहीं लग रहा। यानी सरकार ने कहा अगर उस कंट्री में आप टैक्स के लिए लायबल नहीं है तो भाई वो कंट्री तुमसे टैक्स नहीं ले रही तो हम लेंगे। तो सरकार ने इसलिए उसमें लिख दिया, तो उसे हम क्या मान लेंगे? हम उन्हें डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो हम उन्हें क्या मान लेंगे? NOR मान लेंगे। अच्छा सर, यहां पर दिन देखने से वो बन रहा था और यहां पर दिनों को भी हटा लिया। सरकार ने कहा सीधी सी बात है, यहां पर हम दिन नहीं देख रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि बता उस कंट्री में जहां तू रह रहा है क्या तुझे टैक्स देना पड़ता है? नहीं सर, ये तो टैक्स हेवन है, तभी तो मैं हूं। तो सरकार ने कहा ठीक है, वहां का हेवन का मजा ले ले और यहां हेल का मजा ले ले। तुझे हमने क्या बना दिया? NOR। ये हमेशा क्या बन जाएगा? NOR बन जाएगा। अब इसको आप डायग्रामेटिकली रिवाइज कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए। लॉ थोड़ा सा घुमाव वाला हो गया है, पर जो है वो आपके सामने है। अब बेटे मैं ये नहीं कहता कि ये लॉ इतनी जल्दी आप परफेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। तो ऐसे में सर आप हमें कुछ क्वेश्चन भी तो कराइए। तो बेटे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दे सकता हूं और मैं आपको करवा नहीं पाऊंगा, ये आपको खुद करना होगा। हमारे पास यूनिवर्सिटी में 2 बुक्स हैं, बहुत पॉपुलर बुक्स हैं। एक है बुक डॉक्टर गिरीश आहूजा और दूसरी बुक है डॉक्टर वीके सिंघानिया। मैंने बार बार कहा है कि भाई मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा। दोनों बुक्स के अपने अपने डिफरेंट, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप इस लड़ाई में ना पड़े। लॉ तो सब तरफ एक ही जैसा होता है। तो ये हमारे पास गिरीश आहूजा सर की बुक है और ये बुक हमारे CA एडिशन की बुक है। कॉलेज वाली बुक्स थोड़ी देरी से आती है, तो मुझे अभी CA वाली बुक मिली। 95% ये दोनों सिमिलर होती हैं। तो आपकी बुक में भी अगर आप देखेंगे तो आगे पीछे आपको सेम क्वेश्चन या मटेरियल मिल जाएगा। अब बुक में बहुत कुछ होता है, इधर उधर देख करके कंफ्यूज मत होना। जो जो मैंने पढ़ा दिया वहीं से पढ़ लेना, बस यहां पर आप क्वेश्चन देख लेना। अगर आपके पास समय है तो बुक से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप लेट हो चुके हैं तो जो सारी बातें थी अब आप पढ़ेंगे, एक हल्की सी रीडिंग लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर गिरीश आहूजा जी की खासियत यह है कि वो बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल से बात समझाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे पेजेस में जो डायग्राम लिखे हैं मैं सबको इग्नोर कर रहा हूं। वो कह रहे गगन ए एक सिटीजन ऑफ USA है, मतलब ये इंडिया का सिटीजन नहीं है, मतलब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। सर ऐसा क्यों लिखा इन्होंने? इनका मतलब यह है कि गगन एक्सेप्शन में तो ये आएगा नहीं, जो 60+3 65 डेज की एक्सेप्शन थी वहां तो ये आएगा नहीं। वो कह रहे गगन ये 2002 से भारत में रह रहा है, ये इंडिया से इस दिन गया US में घूमने के लिए और 4 जनवरी को वापिस आ गया। तो देखो ये यहां पर कब गया? 16 जुलाई को, यानी ये अप्रैल में
मई में, जून में और जुलाई में इंडिया में था। दिन गिनो, अप्रैल में 30, मई 31, जून 30 और जुलाई में 16 को गया। तो सर 16 पूरा दिन तो भारत में नहीं था। तो मैंने आपको बताया था जब आर्स ना दिया तो आपने ये मानना है कि 16 को पूरा दिन इंडिया में था फिर गया, तो ये 16 दिन ले लो। फिर वे वापिस आता है जनवरी में, जनवरी 24 में। कब वापिस आता है? 4th को वापिस आता है। तो 31 - 3 करना, 4th को ये इंडिया में माना जाएगा और पूरा दिन इंडिया में माना जाएगा। तो 1st, 2nd, 3rd 3 दिन बाहर करना। तो 31 में से 3 गए 28, फरवरी 24 लीप ईयर है 29 और मार्च 24 में 31। इन सबको प्लस कर दो। 6 and 1 7, 3 3 6 3 9 और 1 10, 107 दिन। 9 और 1 10 और 8 18, 1 3 3 6 और 2 8, 107 + 88, 8 और 7 15, 195 दिन। ये देखो, याद रखना 24 आपका लीप ईयर है, गलती ना हो जाए। तो 195 डेज इंडिया में था। पहली कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन पर बात ही नहीं गई। दूसरी कंडीशन 3 लोगों पर एप्लीकेबल होती नहीं है, लेकिन वहां तक बात कही नहीं। पहली कंडीशन से उन्होंने कहा ये क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। चलो, पहली कंडीशन से रेजिडेंट बन गया। अब क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ाने अगर चाहो तो आप बढ़ा लेना। उन्होंने कहा गगन कोई बात नहीं, अभी हम रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं निकाल रहे। वैसे ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने वाला था। उन्होंने कहा गगन हम इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चों को बोलना, वो पढ़ लेंगे। ये मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूं। आप पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस ये है कि इनमें लिखने में समय लगता है। तो उन्होंने कहा गगन एक इंडियन सिटीजन है, ओके, वो बिजनेसमैन है जो कि जयपुर में रहता है, वो जर्मनी में जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओ, जो लोग जर्मनी जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी भी कंट्री में जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके लिए दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, पहली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। वो कह रहे गगन वो कब गया? 15 अगस्त को गया और भारत में वापिस आया 10 नवंबर 2024 को, मतलब अगले साल में वापिस आया। वो कह रहे इससे पहले वो कभी भारत से बाहर गया नहीं था, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। मुझे उम्मीद है आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे गगन क्या तुम्हारा आंसर बदल जाता अगर वो लेयर ट्रिप पे जाता? भाई लेयर ट्रिप पे जाएगा तो बी कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, तो आंसर बदल सकता है। तो आपने पढ़ना है। फिर वो कहते हैं आर एक जर्मन नेशनल है, भारत में पहली बार 1920 में आया था और उसके पिछले 4 सालों के आपको ये स्टे दिए हुए हैं और उसके करंट ईयर का स्टे भी आपको दिया हुआ है 84 डेज। बताओ वो रेजिडेंट है या नहीं है? यानी पहली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है, दूसरी कंडीशन चेक कर लेना। सर तो आप क्या करोगे? मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, पढ़ोगे, अपनी नॉलेज को आप खुद बढ़ाओगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये उसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपके पास, ये तो मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति 100 दिन तक भारत में आता है तो क्या स्टेटस होगा, 110 दिन तक आता है तो वो क्या स्टेटस होगा, ये मैं आपको करवा चुका हूं। और इसी तरीके से हमारे को आहूजा जी ने 10 इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं। वो कह रहे गगन बच्चों को बोलना, इंडिविजुअल का क्वेश्चन अक्सर आता है, खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। ओ 11 भी है सर, ओके 11, 12, ओ माय गॉड 13। चलिए उसके बाद वो कह रहे गगन हम एचयूएफ का स्टेटस बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वो कहने लगे गगन मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम तो अकाउंट्स पढ़ाते थे, टैक्स कब से पढ़ाने लगे? मैंने कहा जी, बच्चों ने कहा सर अकाउंट्स इतना आसान हो गया, बच्चे बच्चे पढ़ा रहे हैं, अब आप कुछ और बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ाओ तो मैं टैक्स पढ़ाता हूं। कह रहे गगन अच्छा मैं तेरी नॉलेज चेक करता हूं। मैंने कहा बताओ। तो वो कहते थे गगन एक व्यक्ति कितने दिन तक लगातार भारत में रहे और वो फिर भी नॉन रेजिडेंट बन जाए? तो मैंने कहा यार ये बातें ना बचपन की बातें, याद रखना, ये अब मायना नहीं रखती, बहुत पुराने 10 साल पुराने ये सवाल हैं। ये है आपका प्रीवियस ईयर, मान लो ये हो गया 23-24 और ये हो गया 24-25। तो हमारी पहली कंडीशन कहती थी गगन कोई भी व्यक्ति 182 डेज भारत में रहेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा। तो यहां पर आप रहो 181 डेज, उसके बाद ईयर बदल गया और यहां पर भी रहो 181 डेज। यानी इस तरीके से आओ
और इस तरीके से जाओ कि आपके 182 से कम यानी 181 डेज यहां बने, 181 यहां बने, तो 362 डेज आप भारत में लगातार रह के जा सकते हो और आप फिर भी उसके रेजिडेंट नहीं बनोगे। तो इस तरीके से कई बार बच्चे लोग आपस में मजाक करते हैं। खैर आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है सर इंडिविजुअल के बाद अब हमारा काम धीरे धीरे आसान होता जाएगा कि सर मुझे बताओ एचयूएफ का स्टेटस कैसे निकालते हैं। एचयूएफ में भी वही परेशानी, इसका भी रेजिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी निकलेगा। अब सर एचयूएफ एक संस्था है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एक आदमी था, आदमी के पैर होते हैं, वो कभी यहां होता है और कभी वहां होता है। लेकिन एचयूएफ कोई आदमी तो नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई जीव नहीं है, वो तो एक संस्था है। तो लॉ कहती है गगन वो संस्था जो एचयूएफ है उस संस्था का कंट्रोल और मैनेजमेंट चेक करो कहां है, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग कहां से होती है। अब सर डिसीजन तो कभी इंडिया में ले लेते हैं, कभी बाहर ले लेते हैं सरकार के लिए, कोई बात नहीं। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से भारत के बाहर है, आपने एचयूएफ बना रखी है लेकिन उसके फैसले सारे दुबई से होते हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट है। सर हम कभी तो फैसले इंडिया में ले लेते हैं, कभी दुबई में ले लेते हैं, तो फिर आप रेजिडेंट हो। तो अगर आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से या पार्टली इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। अब एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, वो कहेगा एक एचयूएफ ने साल भर में 30 बार अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, 30 टाइम्स। वो कहेगा 29 टाइम्स डिसीजन दुबई से लिए गए, जर्मनी से लिए गए, कनाडा से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, इजराइल से लिए गए, मतलब बाहर से लिए गए 29 टाइम्स। केवल एक बार उन्होंने भारत में डिसीजन लिया था। तो भाई एक बार भी ले लिया तो वो पार्शियल की परिभाषा में आ जाएगा। लॉ इतना मतलब वन साइडेड या सेल्फिश लॉ होता है, तो पार्शियल को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। उन्होंने कहा अगर एक भी डिसीजन हो गया तो रेजिडेंट हो गया। अब अगर वो रेजिडेंट हो गया तो चेक करो कि वो ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी है। कैसे चेक करें? कह रहे एचयूएफ को चलाते हैं कर्ता, एचयूएफ को चलाते हैं कर्ता। जैसे एक किंगडम होती है, किंगडम का एक रूलर होता है, ऐसे एचयूएफ को चलाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कर्ता, चाहे वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो। तो वो इंडिविजुअल है। कर्ता कौन है? इंडिविजुअल है। तो लॉ ने कहा एक इंडिविजुअल के लिए, जो हमने इंडिविजुअल के केस में सेक्शन 6(6) में 2 कंडीशन बताई थी कि 10 में से 2 बार अगर कर्ता रेजिडेंट हो और 7 में से 730 दिन तक वो 7 सालों में इंडिया में रहा हो, तो जो इंडिविजुअल की ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की शर्तें थी वही शर्तें यहां पे कर्ता पे लग जाएंगी सेम। अगर वो दोनों शर्तें कर्ता पूरी कर देगा तो ये एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी, और अगर वो दोनों में से कोई एक शर्त पूरी ना कर पाए या दोनों पूरी ना कर पाए तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। यानी वही शर्तें हैं, कोई नई नहीं है, लेकिन वो कर्ता के लिए है। कई बार कर्ता कहते हैं यार मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जगह ये बाहर संभाल रहा है, तो मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। तो कर्ता पे जो शर्त लग रही है वो कर्ता पे लगा दो, अगर कर्ता ने आगे किसी को मैनेजर अपॉइंट कर रखा है तो मैनेजर पे लगा दो। वही शर्तें हैं, 10 में से 2 बार रेजिडेंट और 7 सालों में 730 दिन तक भारत में। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो वो क्या बन जाएगा? आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है सर, इंडिविजुअल एचयूएफ। अब लॉ आसान, क्योंकि अब हमें ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखना, अब हमें केवल देखना है रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। ओके। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब होता है आप डिसीजन कहां से ले रहे हो। सर एक कंपनी की बात करते हैं। कंपनी के केस में क्या होता है? तो कंपनी 2 तरीके की हो सकती है। इंडियन कंपनी, तो एक कंपनी कब रेजिडेंट होगी? जब वो भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है। सर अगर वो फॉरेन कंपनी है तो फिर उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट देखो कहां है। अगर प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जहां पर होगा उसी के हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी है तो आप देखो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है। ठीक है सर, अगर कोई और पर्सन हो तो फिर वही एचयूएफ वाला रूल लगा दो कि उनका अगर कंट्रोल पूरी तरह से भारत से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट, और अगर उनका कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया में हो तो वो रेजिडेंट। खैर हमारे लिए इंडिविजुअल और एचयूएफ ये दोनों समझने बहुत जरूरी हैं, बाकी सब सिंपल से हैं, एक बार पढ़िए क्लियर हो जाएंगे।
अब हमारे पास समय बचता है कम, तो अब मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन नंबर 5 की थोड़ी सी डिटेल पढ़ा देता हूं, क्योंकि अगली क्लास में मैं इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको। देखिए, आपके पास 3 स्टेटस हो गए। एक हो गया रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी, रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, और तीसरा हो गया नॉन रेजिडेंट। 3 स्टेटस है। इंडिविजुअल के केस में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। नाउ क्वेश्चन से आप पढ़ेंगे कि कोई भी इनकम, क्वेश्चन कहता है इनकम रिसीव्ड हुई। इनकम रिसीव्ड हुई कहां पर? इंडिया में। तो इनकम जब क्वेश्चन ये कह दे इंडिया में रिसीव हुई, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो कमाई कहां थी। मान लो विदेश में कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस होनी है और इंडिया से बुलाया गया दलजीत दोसांझ को कि भैया तूने वहां पे आकर के गाना गाना है। तो गाना वो कहां गाएगा? विदेश में। कमाई तो गाना गाने से होगी, यानी कमाई विदेश में जाके होने वाली है। लेकिन दलजीत दोसांझ कहता है कि भैया मुझे आधे पैसे तो तुम पहले इंडिया में दो। तो पैसे आपको कहां मिले? एडवांस में मिले, और वो इंडिया में थे, तो इनकम इंडिया में प्राप्त हो रही है। तो ये नहीं देखेंगे कि सर कमाई कहां थी। जो इनकम इंडिया में प्राप्त कर ली उसको हम इंडियन इनकम बोलते हैं। इसलिए आप ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेजिडेंट हो, तीनों लोग टैक्स देंगे। ये सिंपल बात है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम होती है, सभी लोग टैक्स देंगे। सिमिलरली इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब मान लो आईपीएल का मैच होना है, इंडिया में होना है, लेकिन प्लेयर्स की नीलामी दुबई में हो रही है, तो पैसे दुबई में दे दिए। लेकिन भाई खेलोगे तो इंडिया में, तो सर पैसे तो दुबई में मिले, तो भूल जाओ। सरकार कह रही है वो इनकम जो इंडिया में कमाई जाएगी, चाहे उसकी प्राप्ति विदेश में करो, जहां मर्जी करो, हमें मतलब नहीं है, उस इनकम को हम भारत में टैक्स करते हैं। अब मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं, नोट कर लेना। इंडियन इनकम, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, भाई साहब टैक्स देना ही देना है। रेजिडेंट में अब आप ऑर्डिनरी हो कि नॉट ऑर्डिनरी हो, कोई मतलब नहीं। सर इंडियन इनकम किसको कहते हैं? वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हो जाए तो भी उसे इंडियन इनकम कह देते हैं, या इनकम इंडिया में आपने अर्न कर ली, मतलब एक्रू इन इंडिया हो जाए, तो भी वो इंडिया में टैक्स होगी। इसका मतलब फॉरेन इनकम हम उस इनकम को कहते हैं जो एक्रू और रिसीव दोनों ही इंडिया से बाहर होगी। ठीक है, इस रूल को आपने याद करना है, थोड़ा समय लगेगा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, इनकम एक्रू कहां हुई? इंडिया से बाहर हुई। इसका मतलब है कि वो रिसीव भी इंडिया से बाहर हुई, क्योंकि अगर वो रिसीव इंडिया में होगी तो यहां आ जाएगी, है ना। तो सी पार्ट की इनकम जो है ना, ये कहलाती है हमारी फॉरेन इनकम। अब रूल ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट हो जाए तो वो फॉरेन इनकम पे टैक्स भी इंडिया को देगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट हो जाए तो नहीं देगा। पर सर यहां पर एक ऑर्डिनरी है और एक नॉट ऑर्डिनरी है, ये क्या कहानी है? सारा खेल इसी बात का है। सारा खेल ये कहता है कि आपकी जो फॉरेन इनकम है ना, केवल उस फॉरेन इनकम की वजह से हम ये स्टेटस चेक करते हैं कि आप ऑर्डिनरी हो कि नॉट ऑर्डिनरी हो, अदरवाइज कोई और चक्कर नहीं है। बाकी सारी इनकम तो इंडिया में टैक्स हो ही रही है। तो अगर आपकी इनकम एक ऐसे बिजनेस से या एक ऐसे प्रोफेशन से हो रही है जिसे आप इंडिया से कंट्रोल करते हो, पढ़िए, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर कमाई प्राप्त कहां की? भारत से बाहर, क्योंकि भारत में प्राप्त कर लोगे तो ए में आ जाएगी। तो इसे मैं सरल भाषा में नाम देता हूं फॉरेन इनकम। कौन सी फॉरेन इनकम? एक ऐसी फॉरेन इनकम जो कि एक ऐसे बिजनेस से विदेश में हो रही है जिसे आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो, या एक ऐसे प्रोफेशन से हो रही है जिसे आपने इंडिया में शुरू किया था। जब भी वर्ड आएगा बिजनेस तो वर्ड आएगा कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इनकम कहां हो रही है? विदेश में। पर वो जो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, या उस प्रोफेशन की शुरुआत आपने इंडिया से की थी, है तो वो फॉरेन इनकम।
तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो ना, तो आपको इस पर भारत में टैक्स देना है। अगर आपकी इसको छोड़ के कोई और इनकम है, विदेश में कोई और इनकम है, सर मेरा बिजनेस विदेश में है जिसे मैं विदेश से ही चलाता हूं, सर मेरे विदेश में फिक्स डिपॉजिट चल रहे हैं, सर मेरे विदेश में कुछ शेयर खरीदे हुए जिनका डिविडेंड भी मुझे विदेश के ही मेरे बैंक अकाउंट में आता है, ये सारी इनकम फॉरेन इनकम है, इसके ऊपर टैक्स रेजिडेंट हो तो देना, नॉन रेजिडेंट हो तो मत देना। इस चार्ट को आप एक बार पढ़ना, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से रिपीट करवाते हुए आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन जरूर कर लेना और इस पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।